मिस मीना मरे का मिस लूसी वेस्टनरा के नाम पत्र। 9 मई। मेरी प्यारी लूसी, इतनी देर से पत्र लिखने के लिए मुझे माफ करना। इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि बिल्कुल समय ही नहीं मिला। एक सहायक अध्यापिका का जीवन कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब तुम्हारे साथ समुद्र किनारे रहूंगी, जहां हम खुलकर बातें करेंगे और अपने सुनहरे सपने बुनेंगे। इन दिनों मैं बहुत मेहनत कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि जोनाथन की पढ़ाई के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ती रहूं। मैं शॉर्ट हैंड, तेजी से लिखने की कला का भी खूब अभ्यास कर रही हूं। हमारी शादी के बाद मैं जोनाथन के काम में उसकी मदद कर सकूंगी। अगर मैं अच्छी तरह शॉर्ट हैंड सीख गई तो वो जो बोलेगा उसे मैं तुरंत लिख सकूंगी और बाद में टाइपराइटर पर साफ सुथरा टाइप कर दूंगी। टाइपराइटर चलाने का भी मैं रोज अभ्यास कर रही हूं। कभी कभी मैं और जोनाथन शॉर्ट हैंड में ही एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। वो अपनी विदेश यात्रा की एक शॉर्ट हैंड डायरी भी लिख रहा है। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी तब मैं भी ऐसी ही एक डायरी लिखना शुरू करूंगी। मेरा मतलब उन छोटी सी डायरियों से नहीं है जिनमें पूरे सप्ताह के लिए केवल 2 पन्ने होते हैं और रविवार किसी कोने में ठूंस दिया जाता है। मैं ऐसी डायरी चाहती हूं जिसमें जब भी मन करे जितना चाहे लिख सकूं। शायद उसमें ऐसी कोई खास बात ना हो जो दूसरों के लिए दिलचस्प हो, क्योंकि वो उनके लिए नहीं होगी। अगर उसमें कभी कुछ ऐसा लिखा होगा जो साझा करने लायक होगा तो शायद मैं उसे किसी दिन जोनाथन को पढ़ाऊंगी। लेकिन असल में वो मेरे अभ्यास की कॉपी होगी। मैं वही करने की कोशिश करूंगी जो महिला पत्रकार करती है। लोगों का साक्षात्कार लेना, घटनाओं का वर्णन लिखना और दिन भर हुई बातचीत को याद रखने का अभ्यास करना। मैंने सुना है कि थोड़े अभ्यास के बाद इंसान पूरे दिन की लगभग हर बात याद रख सकता है। खैर, जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें अपनी सारी छोटी छोटी योजनाएं बताऊंगी। अभी अभी मुझे ट्रांसिल्वेनिया से जोनाथन का एक छोटा सा पत्र मिला है। वो स्वस्थ है और लगभग 1 सप्ताह में वापस लौट आएगा। मैं उसकी यात्रा की सारी बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। नए नए देशों को देखना कितना अच्छा लगता होगा। सोचती हूं, क्या कभी मैं और जोनाथन भी साथ मिलकर ऐसे देशों की यात्रा करेंगे? 10 बजे की घंटी बज रही है, इसलिए अब पत्र समाप्त करती हूं। तुम्हारी स्नेह भरी मीना। जब तुम पत्र लिखो तो मुझे सारी खबरें जरूर बताना। बहुत दिनों से तुमने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। हाँ, कुछ अफवाहें जरूर सुनने को मिली है, खासकर एक लंबे, सुंदर और घुंघराले बालों वाले युवक के बारे में। लूसी वेस्टनरा का मीना मरे के नाम पत्र। 17 चैथम स्ट्रीट, बुधवार। मेरी प्यारी मीना, तुमने मुझे बहुत ही नाइंसाफी से खराब पत्र लेखिका कहा है। हमारे अलग होने के बाद मैं तुम्हें 2 बार पत्र लिख चुकी हूं, जबकि तुम्हारा पिछला पत्र केवल दूसरा था। वैसे भी मेरे पास बताने लायक कोई खास बात नहीं है। इस समय शहर बहुत सुहावना लग रहा है। हम अक्सर चित्रदीर्घाओं, आर्ट गैलरी में जाते हैं, पार्क में घूमते हैं और घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जहां तक उस लंबे, घुंघराले बालों वाले युवक की बात है, शायद तुम उसी की बात कर रही हो जो पिछली पार्टी में मेरे साथ था। लगता है किसी ने तुम्हें सारी बातें बता दी है। उनका नाम मिस्टर होल्मवुड है। वे अक्सर हमारे घर आते हैं। मम्मा और उनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि दोनों की बातचीत के लिए कई समान विषय होते हैं। कुछ समय पहले हमारी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त होते अगर तुम्हारी सगाई पहले से जोनाथन से न हुई होती। वे बहुत अच्छे परिवार से हैं, देखने में आकर्षक है और काफी संपन्न भी है। वे एक डॉक्टर हैं और बेहद बुद्धिमान भी। जरा सोचो, उनकी उम्र केवल 29 वर्ष है और फिर भी एक बहुत बड़े पागलखाने, मानसिक चिकित्सालय की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। मिस्टर होल्मवुड ने ही उनका परिचय मुझसे कराया था। उसके बाद वे कई बार हमारे घर आए और अब तो अक्सर आने लगे हैं। मुझे लगता है कि वे उन सबसे दृढ़ निश्चयी लोगों में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा है। फिर भी वे हमेशा पूरी तरह शांत रहते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। मैं कल्पना कर सकती हूं कि अपने रोगियों पर उनका कितना प्रभाव होगा। उनकी एक अजीब आदत है, वे सामने वाले की आंखों में इस तरह देखते हैं जैसे उसके मन के सारे विचार पढ़ लेना चाहते हों। मेरे साथ भी वे अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनके लिए एक कठिन पहेली हूं। यह बात मैं अपने आईने में खुद को देखकर समझ सकती हूं। क्या तुमने कभी अपने चेहरे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है? मैं करती हूं, और यकीन मानो यह आसान काम नहीं है। जिसने कभी ऐसा नहीं किया वो इसकी कठिनाई की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि मैं उनके लिए मनोविज्ञान का एक रोचक अध्ययन हूं, और मुझे लगता है कि वे गलत भी नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि मुझे फैशन और कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है,
इसलिए नए फैशन के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती। सच कहूं तो कपड़ों की बातें मुझे उबाऊ लगती है। हाँ, ये फिर से स्लैंग भाषा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आर्थर भी अक्सर यही कहते हैं। लो, अब मैंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बता ही दिया। बचपन से हम दोनों ने एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छिपाई। हम साथ सोए, साथ खाए, साथ हंसे और साथ रोए। और अब जबकि मैंने बोलना शुरू कर ही दिया है, तो मन करता है और भी सब कुछ कह दूं। ओह मीना, क्या तुमने अब तक नहीं समझा? मैं उनसे प्यार करती हूं। ये लिखते हुए मैं सचमुच शर्म से लाल हो रही हूं। मुझे लगता है कि वे भी मुझसे प्यार करते हैं, हालांकि उन्होंने अब तक अपने मुंह से ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ओ मीना, मैं उनसे प्यार करती हूं। मैं उनसे सचमुच प्यार करती हूं। ये लिखकर मेरे मन को कितना हल्का महसूस हो रहा है। काश तुम इस समय मेरे पास होती। जैसे पहले हम आग के सामने बैठकर कपड़े बदलते हुए घंटों बातें किया करते थे, वैसे ही मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता देती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब तुम्हें कैसे लिख पा रही हूं। डर लगता है कि कहीं लिखना बंद कर दूं तो ये पत्र फाड़ न दूं। लेकिन मैं रुकना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूं। जल्दी से मुझे पत्र लिखना और बताना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मीना, मेरी खुशियों के लिए प्रार्थना करना। तुम्हारी लूसी। पुनश्च। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ये सब एक राज है। शुभ रात्रि। एल। लूसी वेस्टेनरा का मीना मरे के नाम दूसरा पत्र। 24 मई। मेरी प्यारी मीना, तुम्हारे प्यारे पत्र के लिए बार बार धन्यवाद। तुम्हें अपने मन की बात बताकर और तुम्हारी सहानुभूति पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्रिय, सच ही कहा गया है, मुसीबत हो या खुशी कभी अकेली नहीं आती। मैं इस सितंबर में 20 वर्ष की हो जाऊंगी और आज तक मुझे एक भी विवाह प्रस्ताव नहीं मिला था। लेकिन आज मुझे एक नहीं, पूरे 3 विवाह प्रस्ताव मिले। जरा सोचो, एक ही दिन में 3 प्रस्ताव। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? सच कहूं तो उन 3 में से 2 बेचारे युवकों के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ओह मीना, मैं इतनी खुश हूं कि समझ ही नहीं पा रही कि क्या करूं। लेकिन भगवान के लिए ये बात किसी लड़की को मत बताना, नहीं तो वे न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगेंगी। और अगर घर लौटने के पहले ही दिन उन्हें 6 प्रस्ताव न मिले तो खुद को बड़ा अभागा समझेंगी। कुछ लड़कियां सचमुच बहुत घमंडी होती है, लेकिन हम दोनों अलग हैं, है ना? हमारी सगाई हो चुकी है और जल्द ही हम शांत, जिम्मेदार विवाहित जीवन शुरू करने वाले हैं। इसलिए हम इस तरह की दिखावे वाली बातों को आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें उन तीनों प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगी, सिवाय निश्चित रूप से जोनाथन के। तुम उन्हें तो जरूर बताओगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी आर्थर से कुछ नहीं छिपाती। मेरा मानना है कि एक पत्नी को अपने पति से हर बात साझा करनी चाहिए। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? और मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। पुरुष चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनसे पूरी ईमानदारी बरते, लेकिन मुझे डर है कि हर स्त्री हमेशा इतनी निष्पक्ष नहीं होती जितनी उसे होना चाहिए। मेरी प्रिया, पहला विवाह प्रस्ताव नंबर 1 दोपहर के भोजन से ठीक पहले आया। मैं तुम्हें उनके बारे में पहले भी बता चुकी हूं। डॉक्टर जॉन सीवर्ड, जो उस मानसिक चिकित्सालय पागल खाने के प्रभारी हैं। उनका जबड़ा मजबूत है और चौड़ा माथा उन्हें बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। ऊपर से वे बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं समझ सकती थी कि भीतर से वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें क्या क्या कहना है और हर छोटी बड़ी बात याद भी कर रखी थी, लेकिन उनकी घबराहट छिप नहीं सकी। बैठते समय वे लगभग अपनी रेशमी टोपी पर ही बैठ गए, जबकि कोई भी शांत व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करता। फिर सहज दिखने की कोशिश में वे अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी शल्य चिकित्सा की छुरी लैंसेट से बार बार खेलने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर तो मेरी चीख ही निकल जाती। मीना, उन्होंने मुझसे बहुत सीधे और ईमानदारी से बात की। उन्होंने कहा कि वे मुझसे कितना प्रेम करते हैं, जबकि वे मुझे बहुत कम समय से जानते हैं। उन्होंने बताया कि यदि मैं उनके जीवन में आ जाऊं तो मेरा साथ उनके जीवन को कितना सुखद और आशावान बना देगा। वे शायद ये भी कहना चाहते थे कि यदि मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वे कितने दुखी होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे, वे रुक गए और बोले कि वे इतने निर्दयी नहीं बनना चाहते कि मेरे दुख को और बढ़ाएं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा कि क्या भविष्य में कभी मैं उनसे प्रेम कर सकती हूं। जब मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा तो उनके हाथ कांप उठे। फिर थोड़ी झिझक के साथ उन्होंने पूछा कि क्या मेरे मन में पहले से किसी और के लिए प्रेम है।
उन्होंने ये बात भी कितनी विनम्रता से कही। बोले कि वे मुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, केवल इतना जानना चाहते हैं कि यदि किसी स्त्री का हृदय अभी तक किसी का नहीं हुआ हो, तभी किसी पुरुष के पास आशा करने का अधिकार होता है। तब मीना, मुझे लगा कि सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैंने केवल इतना कहा कि हाँ, मेरे जीवन में कोई है। बस इतना सुनते ही वे खड़े हो गए। उस समय उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता और अद्भुत दृढ़ता थी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि वे दिल से प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, और यदि कभी मुझे किसी सच्चे मित्र की आवश्यकता पड़े तो मैं उन्हें अपने सबसे अच्छे मित्रों में से एक समझूं। ओह मीना, मैं रोए बिना नहीं रह पा रही हूं, इसलिए अगर इस पत्र पर आंसुओं के धब्बे दिखाई दे तो मुझे माफ कर देना। किसी का प्रेम प्रस्ताव मिलना सुनने में जितना सुखद लगता है, वास्तव में उतना सुखद नहीं होता जब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूरे दिल से तुमसे प्रेम करता हो, टूटे हुए दिल के साथ जाते देखना पड़े, और यह भी पता हो कि चाहे वो कुछ भी कहे, उस पल के बाद तुम हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाओगी। तब मन बहुत दुखी हो जाता है। अभी मैं यही रुकती हूं। मैं बहुत उदास हूं, जबकि साथ ही बहुत खुश भी हूं। शाम, अभी अभी आर्थर यहां से गए हैं। अब मेरा मन पहले से कुछ हल्का है, इसलिए मैं तुम्हें आगे की बात लिख सकती हूं। मेरी प्रिय, दूसरा विवाह प्रस्ताव दोपहर के भोजन के बाद आया। वे एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य से आए श्री क्विंसी पी मॉरिस। वे इतने युवा और उत्साही दिखाई देते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की है और इतने रोमांचक अनुभवों से गुजरे हैं। अब मुझे बेचारी डेस्टिमोना की भावना समझ में आती है, जिसने अपने प्रिय की साहसिक कहानियां सुनकर उससे प्रेम कर लिया था। शायद हम स्त्रियां थोड़ी डरपोक होती है। हमें लगता है कि कोई बहादुर पुरुष हमारी रक्षा करेगा, और शायद इसी कारण हम उससे विवाह करना चाहती हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि यदि मैं पुरुष होती और किसी लड़की को अपने प्रेम में पड़ाना चाहती तो मैं क्या करती? नहीं, शायद मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि श्री मॉरिस तो हमें अपने अद्भुत किस्से सुनाते रहते थे, जबकि आर्थर ने मुझे कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनाई। और फिर भी लगता है मैं विषय से भटक रही हूं। श्री क्विंसी मॉरिस ने मुझे अकेले में पाया। वैसे ऐसा लगता है कि पुरुष हमेशा किसी लड़की को अकेले ही ढूंढ लेते हैं। नहीं, यह भी पूरी तरह सच नहीं है। आर्थर ने भी मुझे अकेले में मिलने की 2 बार कोशिश की थी, और मैं भी उनकी जितनी सहायता कर सकती थी करती रही। अब यह बात स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पहले ही बता दूं कि श्री मॉरिस हमेशा अमेरिकी स्लैंग नहीं बोलते। वे अजनबियों के सामने या औपचारिक अवसरों पर बहुत शिक्षित और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता चल गया था कि मुझे उनकी अमेरिकी बोलचाल बहुत मजेदार लगती है। इसलिए जब भी हम अकेले होते और कोई दूसरा मौजूद न होता, वे ऐसी ऐसी मजेदार बातें कहते कि मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वे वही स्लैंग उसी समय गढ़ लेते होंगे, क्योंकि वो उनकी हर बात में बिल्कुल फिट बैठ जाती थी। खैर, वे मेरे पास आकर बैठे। चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन मैं समझ सकती थी कि वे भी भीतर से घबराए हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, मिस लूसी, मैं जानता हूं कि मैं आपके छोटे से जूतों के फीते बांधने के भी योग्य नहीं हूं, लेकिन अगर आप उस पूर्ण पुरुष का इंतजार करती रहीं तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करती रह जाएंगी। क्या आप मेरे साथ जीवन की इस लंबी राह पर मेरी साथी बनकर चलेंगी? उनकी बात सुनकर मुझे मुस्कान आ गई। वे इतने खुशमिजाज और भले इंसान थे कि उन्हें मना करना बेचारे डॉक्टर सीवर्ड को मना करने जितना कठिन नहीं लगा। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे घोड़े जोतने या गाड़ी चलाने की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनके रूपक का उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल है। वे मुस्कुराए, फिर अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि यदि इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मजाक करना उनकी भूल थी तो वे चाहते हैं कि मैं उन्हें क्षमा कर दूं। फिर बिना मुझे कुछ कहने का अवसर दिए उन्होंने पूरे दिल से अपने प्रेम का इजहार करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपना पूरा हृदय और आत्मा मेरे चरणों में रख दी हो। उन्हें इतना गंभीर देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो व्यक्ति हर समय हंसता मुस्कुराता है, उसके भीतर भी प्रेम की गहराई उतनी ही सच्ची हो सकती है। शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ लिया था। वे अचानक रुक गए और बोले, लूसी, तुम एक सच्चे दिल वाली लड़की हो। अगर मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास न होता तो मैं इस तरह तुमसे अपने दिल की बात कभी न कहता। मुझे केवल इतना बता दो, क्या तुम्हारे दिल में पहले से किसी और के लिए जगह है? अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन यदि तुम अनुमति दोगी तो जीवन भर तुम्हारा सच्चा मित्र बना रहूंगा।
मीना, पुरुष इतने उदार क्यों होते हैं, जबकि हम स्त्रियां अक्सर उनके योग्य नहीं होती? मैं तो कुछ देर पहले तक इस महान हृदय वाले सज्जन का हल्का सा मजाक उड़ा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तुम ये पत्र पढ़कर शायद सोचोगी कि ये आंसुओं से भीगा हुआ पत्र है, और सच भी यही है। उस समय मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, क्यों नहीं एक लड़की कई पुरुषों से विवाह कर सकती? जितने उससे प्रेम करते हो उतनों से ही। तब किसी का दिल तो नहीं टूटेगा। लेकिन ये तो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध बात है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखकर साफ साफ कहा, हाँ, मेरे जीवन में कोई है। हालांकि उसने अब तक मुझसे यह भी नहीं कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है। मेरी ईमानदारी सुनकर उनके चेहरे पर राहत की चमक आ गई। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुस्कुराकर कहा, यही मेरी बहादुर लड़की है। तुम्हें पाने की उम्मीद में देर होना दुनिया की किसी भी दूसरी लड़की को समय पर पा लेने से कहीं बेहतर है। मत रो। अगर तुम्हारे आंसू मेरे लिए हैं, तो मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि टूट जाऊं। और अगर वो दूसरा आदमी अपनी खुशकिस्मती नहीं समझता, तो उसे जल्दी समझ लेना चाहिए, नहीं तो उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे तुम्हारा प्रेमी नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा मित्र बना दिया है। और विश्वास करो, सच्ची दोस्ती प्रेम से भी अधिक दुर्लभ होती है। लेकिन अब आगे की राह मुझे अकेले ही तय करनी होगी। क्या जाते जाते मुझे एक चुंबन दोगी? वो कभी कभी मेरे अंधेरे दिनों में रोशनी बन जाएगा। तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करती हो, उसने अभी तक तुमसे अपने प्रेम का इजहार नहीं किया है। मीना, उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए इतना सम्मान, इतनी उदारता और इतनी मिठास, ये सचमुच बहुत महान बात थी। मैं उनके दुखी चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। मैंने झुककर उनके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थामे रखे, मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, छोटी सी लड़की, आज मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और तुमने मुझे एक चुंबन दिया है। अगर इन बातों से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए नहीं बनती, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज उसे नहीं बना सकती। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से दबाया और कहा, तुमने मेरे साथ जो ईमानदारी दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। अलविदा। फिर उन्होंने मेरा हाथ आखिरी बार दबाया, अपनी टोपी उठाई और बिना एक बार भी पीछे मुड़े कमरे से बाहर चले गए। न उनकी आंखों में आंसू थे, न आवाज में कंपन, नहीं वे एक पल के लिए रुके। और मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह रोती रह गई। ओह, ऐसा नेक और उदार इंसान दुखी क्यों हो? दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो उनके कदमों की धूल तक को अपना सौभाग्य समझेंगी। अगर मैं पहले से किसी और से प्रेम न करती होती, तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक होती। लेकिन मैं आजाद होना भी नहीं चाहती। मेरी प्रिय, इस घटना ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। अभी मैं अपनी खुशी के बारे में नहीं लिख सकती, और तीसरे विवाह प्रस्ताव की बात भी अभी नहीं बताऊंगी। उसे तब लिखूंगी जब उसे पूरी खुशी के साथ याद कर सकूं। हमेशा तुम्हारी अपनी लूसी। पुनश्च PS। अरे, तीसरे प्रस्ताव के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत भी है क्या? वैसे भी सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे ठीक से याद ही नहीं कि क्या क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके कमरे में आने और अगले ही पल उनके बाहों में मुझे समेट लेने के बीच कोई समय ही नहीं बीता। फिर उन्होंने मुझे चूम लिया। मैं बहुत बहुत खुश हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया। अब मैं केवल यही चाहती हूं कि अपने पूरे जीवन से यह साबित कर सकूं कि मैं भगवान की इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूं। उन्होंने मुझे एक ऐसा प्रेमी दिया है जो मेरा पति भी बनेगा और जीवन भर मेरा सबसे सच्चा मित्र भी रहेगा। अलविदा। डॉक्टर सीवर्ड की डायरी, फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड की गई। 25 मई। आज भूख बिल्कुल नहीं है, न कुछ खाने का मन है, न आराम करने का, इसलिए डायरी लिख रहा हूं। कल लूसी द्वारा मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के बाद से मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन है। अब दुनिया की कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती कि उसके लिए कुछ करने का मन हो। मुझे मालूम था कि इस तरह के दर्द की सबसे अच्छी दवा केवल काम है, इसलिए मैं अपने मरीजों के बीच चला गया। आज मैंने उनमें से एक ऐसे मरीज को चुना जिसने लंबे समय से मेरी जिज्ञासा जगाई हुई है। उसका व्यवहार इतना विचित्र है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि उसके रहस्य को पूरी तरह समझ कर ही रहूंगा। आज मुझे लगा कि मैं पहले की तुलना में उसके रहस्य के कहीं अधिक करीब पहुंच गया हूं। मैंने उससे पहले से कहीं अधिक विस्तार से प्रश्न पूछे। मेरा उद्देश्य उसकी कल्पनाओं और भ्रम, हैल्यूसिनेशन के पीछे के वास्तविक तथ्यों को समझना था। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो लगता है
कि मेरे पूछने के तरीके में कुछ क्रूरता भी थी। मैं जानबूझकर उसे उसकी पागलपन वाली बातों पर टिकाए रखना चाहता था। ये वही चीज है जिससे मैं सामान्यतः अपने मरीजों के साथ हमेशा बचता हूं, जैसे कोई नरक के द्वार से बचता है। टिप्पणी: किन परिस्थितियों में मैं स्वयं नरक के गड्ढे से बचना नहीं चाहता? ओमनिया रोमा वेनालिया संट। रो में हर चीज बिक सकती है, नरक की भी अपनी एक कीमत होती है। अगर इस अजीब प्रवृत्ति के पीछे वास्तव में कोई कारण छिपा है तो भविष्य में उसका सही अध्ययन करना बहुत उपयोगी होगा। इसलिए अभी से उसके बारे में विस्तार से लिखना शुरू करता हूं। रोगी का विवरण: नाम आर एम रेनफील्ड, आयु 59 वर्ष, स्वभाव उत्साही, सैंग्विन टेम्परामेंट, शारीरिक स्थिति अत्यंत शक्तिशाली, मानसिक दशा अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, समय समय पर गहरे अवसाद में चला जाता है। हर बार उसका अवसाद किसी ऐसी एक जिद्दी कल्पना पर समाप्त होता है जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। मेरा अनुमान है कि उसका अत्यधिक उत्साही स्वभाव और कोई मानसिक विकार मिलकर उसके व्यक्तित्व को इस रूप में ढाल चुके हैं। वो संभवतः खतरनाक व्यक्ति है, और यदि कभी वो निस्वार्थ होकर किसी उद्देश्य के पीछे पड़ गया तो निश्चित रूप से अत्यंत खतरनाक सिद्ध होगा। स्वार्थी व्यक्ति अपने दुश्मनों के लिए उतना ही सुरक्षित होता है जितना स्वयं अपने लिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन का केंद्र उसका अपना स्वार्थ न होकर कर्तव्य, कोई महान उद्देश्य या कोई आदर्श बन जाए, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में केवल संयोग ही उसे रोक सकता है। क्विंसी पी मॉरिस का आर्थर होल्मवुड के नाम पत्र। 25 मई। प्रिय 8, हमने प्रेरी के खुले मैदानों में अलाव के पास बैठकर न जाने कितनी कहानियां सुनाई हैं। मार के साथ द्वीपों में उतरने की कोशिश करते समय एक दूसरे के घावों पर पट्टियां भी बांधी है, और टिटिकाका झील के किनारे बैठकर दोस्ती के नाम पर जाम भी उठाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी कहानियां बाकी है। कुछ और घाव है जिन्हें भरना है, और कुछ और जाम है जिन्हें साथ मिलकर पीना है। तो क्यों न कल रात ये सब मेरे शिविर में हो? मुझे तुम्हें बुलाने में जरा भी संकोच नहीं है। मुझे मालूम है कि एक विशेष युवती कल रात एक विशेष रात्रिभोज में व्यस्त रहेगी, और तुम पूरी तरह खाली हो। हमारे साथ केवल एक और पुराना दोस्त होगा, कोरिया जहाज वाला हमारा साथी जैक सीवर्ड। वह भी आएगा। हम दोनों मिलकर अपने टूटे हुए दिलों पर शराब के प्याले के साथ आंसू बहाएंगे, और पूरे दिल से उस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान के नाम जाम उठाएंगे जिसने भगवान की बनाई सबसे महान और सबसे अनमोल स्त्री का दिल जीत लिया है। हम तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, दोस्ती के साथ गले लगाएंगे, और तुम्हारी खुशी के नाम ऐसा जाम उठाएंगे जो तुम्हारे अपने दाहिने हाथ जितना सच्चा होगा। हां, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। अगर तुम उन खास 2 आंखों की याद में जरूरत से ज्यादा पी गए तो हम दोनों तुम्हें घर तक छोड़ने की कसम भी खाते हैं। तो फिर जरूर आना। तुम्हारा सदैव क्विंसी पी मॉरिस। आर्थर होल्मवुड का क्विंस पी मॉरिस के नाम तार टेलीग्राम। 26 मई। मैं हर बार तुम्हारे साथ हूं। मेरे पास ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम दोनों के कान खड़े हो जाएंगे। 8,